बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। जोहार, नमस्कार। कृषि दर्शन के आज के अंक में आप सबों का स्वागत है। कहते हैं अगर आप शेर जैसी शख्सियत से दोस्ती करते हैं तो वो आपको संघर्ष करना सिखलाता है, वो आपको हारने नहीं देता है। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन के साथ जुड़ते रहते हैं तो हम आपको सफल किसान बनना सिखाते हैं, क्योंकि कृषि जगत से जुड़ी हुई बेहतरीन जानकारियाँ आपको मिलती है हमारे कार्यक्रम के माध्यम से। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशुशि खलकड़ा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। मॉनसून का प्रवेश होते ही खरीफ फसलों की बुआई करें शुरू। किसान बरसाती सब्जी के साथ ओल, अदरक और हल्दी की खेती करें। अरहर की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद में लगाएं बिरसा अरहर 1। अब समाचार विस्तार से। किसान भाई मॉनसून का प्रवेश होते ही खरीफ फसलों की बुआई शुरू कर दे, साथ ही 90 से 105 दिनों में तैयार होने वाली फसलों को ही लगाए। हथिया नक्षत्र शुरू होते ही रबी फसलों की बुआई शुरू कर दे। मॉनसून को देखते हुए कृषि विशेषज्ञों की सलाह है कि किसान बरसाती सब्जी के साथ ओल, अदरक और हल्दी की खेती करे। इससे बेहतर आमदनी होगी, क्योंकि इन फसलों को संरक्षित रखकर ऑफ सीजन में बेहतर लाभ प्राप्त किया जा सकता है। किसान भाई गर्मी के मौसम में दुधारू पशुओं के आहार पर विशेष ध्यान दें। संतुलित और पौष्टिक आहार देना ज़्यादा फायदेमंद है। आहार में सूखा चारा को कम कर हरा चारा की मात्रा को बढ़ाना चाहिए। साथ ही चारे में गुड़ की मात्रा को भी बढ़ाया जा सकता है। गर्मी के दिन में देखा जाता है कि जब गर्मी का मौसम बहुत अधिक है तो एनर्जी की मात्रा अधिक होनी चाहिए, प्रोटीन की मात्रा में थोड़ी कटौती करना चाहिए। सूखा चारा को कमी कर दें। सूखा चारा में पुआल या सूखा चारा जो हम लोग पशुओं को देते हैं उसकी कमी कर दें। हरे चारे की अधिकता को बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ जो चारा हम लोग देते हैं उसमें गुड़ की मात्रा को अवश्य बढ़ाएं। साथ ही साथ मिनरल्स और विटामिन की मात्रा को लगभग 1% की मात्रा से उसको इंक्रीज कर सकते हैं। संतुलित आहार दें, ज़रूरत के हिसाब से पशुओं को संतुलित आहार दें और कोशिश करें कि जो हम लोग भोजन दे रहे हैं उसको पानी में भिगो कर देते हैं तो पशु उसको चाव से खाते हैं। और खिलाने का जो समय है वो ठंडा समय में दें, मतलब सुबह में जल्दी दें और शाम में सूर्यास्त के बाद अगर उसको भोजन देते हैं तो पशु चाव से खाते हैं कि उस समय वातावरण ठंडा होता है और पशु वातावरण से प्रभावित नहीं होते हैं। दलहनी फसल अरहर की खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 20 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगाएं। कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और बीज से बीज की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद में बिरसा अरहर 1 या बहार लगाएं। अरहर की खेती के लिए 2 से 3 बार खेत की अच्छी तरह जुताई करके पाटा चला दे। जुताई के समय गोबर की सड़ी खाद 5 टन प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में अच्छी तरह मिला दे। अरहर टाड़ जमीन की फसल है, इसलिए खेत में पानी का जमाव नहीं होना चाहिए। ध्यान रहे, बीज बुआई से पहले राइजोबियम कल्चर से उपचारित जरूर करें। किसान भाई खेत की पहली जोताई के लिए मोल्ड बोर्ड हल नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 40 से 50 डिसमिल प्रतिदिन है। आज की विशेष जानकारी है टमाटर फसल में फल मक्खी कीट के नियंत्रण के बारे में। टमाटर फसल में फल मक्खी लगने का खतरा रहता है। फल मक्खी उड़ने वाले कीट होते हैं जो टमाटर के फसल को क्षतिग्रस्त कर देते हैं। इस कीट से बचाव के लिए बुआई से पहले सुरक्षा कदम उठाए जाते हैं। इसके लिए किसान कतारों में टमाटर की बुआई करें और टमाटर के हर 16 पंक्ति के बाद एक पंक्ति गेंदा फूल लगाएं। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहा।
कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार में कृषि जगत से जुड़ी हुई ताज़ा तरीन खबरें, मौसम का हाल और मंडी का भाव आपने देख लिया है। रुकते हैं एक छोटे से विराम के लिए, मिलते हैं इस विराम के बाद। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। दर्शकों, आपने तरल जैविक खाद के बारे में तो सुना होगा। संभावना है कि आप इसका इस्तेमाल भी करते होंगे, लेकिन क्या आप इसका उत्पादन भी करते हैं? तरल जैविक खाद का उत्पादन कैसे करें, आइए पूरी जानकारी आपको दिलाते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। सर, हमारे किसान भाइयों को आप ये बताएं कि तरल जैविक खाद क्या है, उसके बारे में वो कैसे जान सकते हैं? तरल जैविक खाद में ऐसा है कि जो प्राकृतिक संसाधन है, गोबर है, गोमूत्र है, खरपतवार है, इन सबको मिला के ही एक खाद बनाया जाता है जो कि तरल होता है, तरल फॉर्म में होता है और उसका उपयोग मिट्टी में जैविक जीवाणुओं के ग्रोथ को बढ़ाया जाता है, जिससे कि मिट्टी की उर्वरता भी बढ़ती है, पोषक तत्व भी बढ़ता है, उत्पादकता भी बढ़ता है। इसमें मुख्यतः गोबर, गोमूत्र, कूड़ा खरपतवार इन्हीं सब के व्यवहार से ये किसान के खेत पे ही बनाया जाता है, किसानों के द्वारा ही। सर, बनाने का तरीका क्या है और किसान भाई हमारे अगर घर पे चाहे इस जैविक तरल खाद को बनाने के लिए तो वो कैसे बना सकते हैं? सर, तरल जैविक खाद यदि हम प्राकृतिक खेती के संदर्भ में देखें तो इसमें 2-3 तरह के तरल पदार्थों का इस्तेमाल होता है, जैसे कि एक बीजामृत, बीज के शोधन के लिए, जीवामृत
मिट्टी में जीवाणुओं की संख्या के ग्रोथ को बढ़ाने के लिए एक एज ए स्टार्टर यूज किया जाता है। इसी तरह बहुत सारे और भी हैं कीड़ा मकोड़े या इन बीमारियों को रोकने के लिए इस्तेमाल बहुत सारा है, बनाया जाता है। 10 पर्णी है, अग्नास्त्र है, ब्रह्मास्त्र, इन सब का इस्तेमाल किया जाता है। पहले हम आते हैं कि बीजामृत पे, क्योंकि जब भी खेती की जाती है बीज के शोधन से ही ये स्टार्ट किया जाता है, पहला प्रथम कार्य वही होता है। तो बीजामृत बनाने के लिए किसान भाई बहुत ही सरल तरीका है। 5 किलो गोबर है, 5 किलो गोमूत्र है, 20 लीटर पानी है, उसमें 200 ग्राम करीब 150-200 ग्राम मिट्टी और 150 से 200 ग्राम चूना का इस्तेमाल करके ही बनाते हैं। मतलब 5 ग्राम सबसे पहले क्या लेंगे, 20 लीटर पानी ले लेंगे, उसमें 5 लीटर गोमूत्र डाल देते हैं, 5 किलो गोबर को घोल लेते हैं अच्छे से और थोड़ा सा मिट्टी डालते हैं। मिट्टी वैसी जगह का डालते हैं जहाँ पे उर्वरा शक्ति, जहाँ की मिट्टी की ज़्यादा, या पेड़ के जड़ के पास की मिट्टी हो, या वैसे खेत की मिट्टी जहाँ पे उर्वरा शक्ति थोड़ी ज़्यादा है उसको डालते हैं। और चूना का व्यवहार करते हैं कि थोड़ी बहुत अम्लता रहती है तो उसको वो न्यूट्रलाइज कर देता है, उदासीन कर देता है। इसको हमको मिला के छाए में रख देते हैं। कहीं भी छाया हो जहाँ पे गाय रखी जाती है उस जगह पे भी रखा जा सकता है, या पेड़ पौधे के नीचे रखा जाता है। धूप नहीं लगनी चाहिए और उसको घड़ी की दिशा में सुबह शाम 2 बार इसको घुमाते हैं। घुमाने के बाद 24 घंटे बाद ये बन के तैयार हो जाता है और 24 घंटे बाद इसका व्यवहार हम बीज शोधन में कर सकते हैं। वैसे बीज जिनका की बीज पे परत मोटा होता है उनको हमको कम से कम 12 घंटा भिगा के रखना है, तब उसका व्यवहार करते हैं। और वैसा बीज जिनका की कोट जो होता है, ऊपर का बीज का परत जो होता है वो पतला होता है, उनको 6 घंटा भिगाकर और उसको फिर सुखा के फिर बीज का हम बुआई कर देते हैं। सर हम बात करें मिट्टी पे इसका प्रभाव के बारे में, तो जैसे हम देखते हैं कि जैविक खाद और रासायनिक खाद दोनों उपयोग करते हैं हमारे किसान भाई, तो अगर वो रासायनिक खाद छोड़ के जैविक तरल खाद का उपयोग करना चाहते हैं तो मिट्टी पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा सर, अगर हमारे किसान भाई उपयोग करते हैं तो? हाँ, ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है। देखिए बीज का इस तरह जब हम जैविक खेती भी करते थे तो हम लोग ठोस पदार्थों पे ज़्यादा ध्यान दिए, जैसे गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद, केचुआ खाद, इन सब पे ज़्यादा हम लोग ध्यान दिए। लेकिन जो गोमूत्र है उस पे ध्यान उतना नहीं गया, जबकि गोबर की अपेक्षा गोमूत्र में 5 से 6 गुना ज़्यादा पोषक तत्व, खासकर नत्रजन 5 से 6 गुना ज़्यादा होता है। तो इनका व्यवहार जहाँ, क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से ही मिलता है, इसमें बहुत सारे पोषक तत्व के साथ साथ बहुत सारे हार्मोन भी पाए जाते हैं। जब ये पदार्थ तरल पदार्थ बन जाता है, चाहे जीवामृत के रूप में यदि बन जाता है, तो इसमें मिट्टी पे ये प्रभाव पड़ता है कि मिट्टी की भौतिक, रासायनिक और जैविक तीनों अवस्थाओं में बहुत ही अच्छी तरीके से वृद्धि होती है। होता क्या है कि जब जीवामृत का इस्तेमाल हम खेत में डालते हैं तो जीवामृत जीवाणुओं की संख्या को बहुत तेज़ी से वृद्धि करता है। और जानते हैं कि मिट्टी में जो जैविक और जीवाणु है, जैविक पदार्थ और जीवाणु, वही मिट्टी का बैकबोन है, वह उसी से सब कुछ निर्भर करता है। जैसे जैसे जीवाणुओं की संख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे मिनरलाइजेशन शुरू हो जाता है और पोषक तत्व की, पौधे को पोषक तत्व भी बढ़ता है और मिट्टी की तीनों अवस्थाओं में भी काफ़ी सुधार होता है। और पर्यावरण की हम बात करें सर, तो पर्यावरण पे क्या असर पड़ता है? पर्यावरण में तो इसका डायरेक्टली इफेक्ट है। जैसे मान लीजिए हम यूरिया का इस्तेमाल, यदि नत्रजन को ही ध्यान में रखते हैं, यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, जनरली पौधा 20-25% लेता है, बाकी तो घुल के या तो नाइट्रेट के रूप में हमारे पानी को प्रदूषित करता है या फिर वातावरण में अमोनिया के रूप में वातावरण को प्रदूषित करता है। इन दोनों समस्याओं को ये काफ़ी हद तक एड्रेस करता है, क्योंकि जब तरल जैविक खाद का हम इस्तेमाल करते हैं तो वो जो साइड इफ़ेक्ट है, चाहे वो पानी का पर्यावरण हो, चाहे मिट्टी का पर्यावरण हो, चाहे वातावरण का पर्यावरण है, इस पर कोई भी इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है और पौधा को नत्रजन और अन्य पोषक तत्व भी मिलता है और किसी तरह का पर्यावरण को प्रदूषित भी नहीं करता। सर हम बात करें कि किसान भाई अगर हमारे चाहते हैं कि वो अपने से जीवामृत तरल खाद जो है वो तैयार करें, तो इसका वो प्रशिक्षण कहाँ से ले सकते हैं सर? हाँ, क्योंकि कोई भी जो तकनीकी होती है उसमें वो तभी कारगर होती है जब उसमें कोई भी जो करने जा रहा है, चाहे किसान भाई और कोई अन्य हो, तो उसमें कौशल दक्षता उसकी होनी चाहिए। तो ये जो प्रशिक्षण की बात है, प्रशिक्षण वो जितने भी देश हों या प्रदेश हों या ज़िले हैं, ज़िले स्तर पे कृषि विज्ञान केंद्र अवस्थित है, तो वो कृषि विज्ञान केंद्र अपने अपने ज़िले के कृषि विज्ञान केंद्र में ये प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। हमारे हर ज़िले में आत्मा है, उनके द्वारा भी प्रशिक्षण प्राप्त किया जाता है।
जिला कृषि कार्यालय, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला कृषि बागवानी है, वहाँ पे प्रशिक्षण कर सकते हैं। और खासकर कृषि विज्ञान केंद्र का ये महत्वपूर्ण रोल भी है कि किसानों को प्रशिक्षण देकर उनकी दक्षता में वृद्धि करना। तो सभी कृषि विज्ञान केंद्रों पर किसान भाई इस विषय पर प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। इसमें देखिए, क्योंकि ये जो तरल जैविक खाद बनता है उसमें किसी भी तरह का मार्केट से, बाज़ार से अवस्थित किसी उपादान का इस्तेमाल इसमें नहीं होता है। किसानों के पास जो अवस्थित जो भी उपादान होते हैं, चाहे जैसे गोबर की बात करें, जो किसान गो पालन करता है गोबर वहीं मिल जाएगा, गोमूत्र किसान के पास ही मिल जाएंगे, जो खरपतवार की ज़रूरत वो मिल जाएगा, मिट्टी वहीं मिल जाएगी, थोड़ा बेसन हुआ, थोड़ा सा गुड़ हुआ, ये किसान के पास भी रहता है, नहीं है तो थोड़ा बहुत खरीद सकते हैं। तो कहने का मुख्य है कि 90% से लेकर 100% तक ये कोई भी ये चीज़ें किसान के पास ही उपलब्ध होती है। ऐसे जब हम तरल जैविक खाद या तरल जीव कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं, बनाते हैं, तो इसमें किसी भी तरह का हमको बाज़ार से ख़रीदना नहीं पड़ता है। तो आप देखेंगे कि कम से कम 25 से 30% तो उनका लागत कम हो ही जाता है और हमारा उत्पादन भी कम नहीं होता है और किसान का शुद्ध लाभ भी बढ़ जाता है। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि हमारे विशेषज्ञ ने आपको काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी लाभकारी जानकारी दी। आशा है कि आप इस जानकारी से काफ़ी लाभ उठाएंगे। हमारे विशेषज्ञ ने जो भी जानकारी दी इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो किसान भाइयों, ये जो तरल जैविक खाद है ये काफ़ी सस्ता और काफ़ी लाभकारी आपके लिए साबित हो सकता है। तो आप भी इसको अपनाएं और पर्यावरण से लेकर अपने स्वास्थ्य से लेकर अपने लाभ को भी बढ़ाएं। ये मौसम है गर्मियों का और इस मौसम में हम इंसान तो परेशान रहते ही हैं, हमारे पशुधन भी बेहद परेशान रहते हैं। कैसे करें हम अपने पशुधन की देखभाल ताकि उन्हें स्वस्थ रखा जा सके, विशेषकर शूकरों की देखभाल। आइए पूरी जानकारी आपको दिलाते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। किसान भाइयों, हम आपसे आज बातें करने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है आज का, और इस विषय में जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर भरत कुमार। किसान भाइयों, आज जो हम बातें करने जा रहे हैं सूकर पालन के बारे में। हमारे किसान भाई जो भी सूकर पालन का व्यवसाय कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये जानकारी उनके लिए काफ़ी लाभकारी होगी। तो चलिए हम अपने विशेषज्ञ से जानकारी लेते हैं। सर, हमारे किसान भाइयों को आप ये बताएं कि जो किसान भाई हमारे सूकर पालन कर रहे हैं वो गर्मी के दिनों में उस चीज़ पे किन बातों पर वो ध्यान दे, उनका रख रखाव कैसे करे, खान पान प्रबंधन कैसे करे ताकि उन्हें मतलब लाभ प्राप्त हो सर, गर्मी के दिनों में खास कर हम बात करें तो। जी हाँ किसान भाइयों, जैसा हम लोग जानते हैं अभी झारखंड जैसे प्रदेशों में सूकर पालन अब लगभग एक उद्योग का दर्जा ले चुका है। हर तरह के, हर वर्ग के लोग अब सूकर पालने लगे हैं। ये फार्म जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वहाँ पर तो कर ही रहे हैं लोग, जो रूरल एरिया है या ग्रामीण क्षेत्रों में भी बहुत अच्छे अच्छे नस्लों के सूकरों को किसान भाई पाल रहे हैं। तो किसान भाइयों, अभी गर्मी का मौसम है, जिस हिसाब से हम अभी उन्नत किस्म के सूकरों को रखते हैं तो उससे उत्पादन के भी हम वैसे ही उम्मीद करते हैं। इसी कारण इस मौसम में, जो गर्मी का मौसम है, इसमें सूकरें हमारे काफ़ी तनाव में रहते हैं और उस तनाव के कारण उनका जो उत्पादन है, जो शरीर वृद्धि दर है, उसमें भी काफ़ी गिरावट देखी जाती है और किसानों को जो वांछित लाभ होना चाहिए वो लाभ प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसी कारण किसान भाइयों, इस मौसम में उस लाभ को प्राप्त करने के लिए कुछ छोटे छोटे बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है। हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले छोटे सूकरों से ही, या फिर जो सूकरियाँ आपकी जो गर्भवती हैं या बच्चा देने के आसपास की हैं, तो वहाँ पर उनको ध्यान पे रखिएगा। जो नियमित संतुलित आहार जो देना चाहिए वो तो मिलता ही रहे, क्योंकि अभी गर्मी के तनाव के कारण उनकी आहार की जो क्षमता होती है या जो रुचि होती है वो काफ़ी घट जाता है। तो आप सूकरी के बाड़े को कोशिश करें, सूकरी ही नहीं सभी सूकरों की अगर बात करें, विशेष करके जो गर्भवती सूकरियाँ हैं उनको तो ध्यान देना ही है। इसके अलावा भी जो बाकी सूकरियाँ हैं उन सबों का जो अंदर का बाड़ा है उनका टेम्परेचर थोड़ा, जो अभी जैसे आप देखें कि 40 डिग्री के आसपास में रांची के तापमान छूने जा रहा है, तो आप कोशिश ये रखना है कि उनका जो तापमान है 25 से 30 डिग्री के आसपास तक भी अगर हम कम से कम ले आते हैं तो उनके लिए बहुत आरामदायक स्थिति रहती है और आप जो उनसे चाहते हैं उस तरह की प्रोडक्शन आप ले सकते हैं। तो इतना भैया, इसमें पहला ध्यान देने का है जो गर्म हवा का झोंका, जो लू चल रहा है, इस लू को आपके जो पशु बाड़े के अंदर में जो जा रहा है उसको आप सीधी तौर पे पशुओं को ना छू पाए, इसका ध्यान प्रथम तौर पे आप रखें। पहला जो आपको ध्यान देने योग्य है इस पर अवश्य रखें। इसके लिए आप
जैसे आप गर्मी के दिनों में आप जो खिड़की दरवाजे हैं उन सबों में जूट के बोरे या फटे पुराने जो कपड़े हैं उन सबों को पर्दा के तौर पे टांग सकते हैं। उस बहुत ज़्यादा गर्मी और लू चल रही है तो उसको आप भींगा, दिन में 3 बार उसको भिंगा भी सकते हैं। भिंगा देंगे तो साड़े के अंदर में थोड़ी ठंडी हवा जाएगी। और अगर आप ऑर्गेनाइज सेक्टर से हैं, बहुत अच्छी तरह से फार्म अगर बना रखे हैं, पानी वानी की व्यवस्था है आपके पास, तो वहाँ पर अभी अगर गर्भवती सुकरियों के लिए विशेष करके अगर कूलर की व्यवस्था कर पाएँ तो और अच्छी है। इसके अलावा आप अपने सुकरों को, ये तो हम आवास व्यवस्था में परिवर्तन की बात कर रहे थे, इसके अलावा अगर आपके पास पानी उपलब्ध है तो निश्चित तौर पे सुकरों को, या जो छोटे छौने हैं या दूसरे जो सभी उम्र के जो सुकर हैं, उन सबों को दिन में 3 बार ठंडे पानी से अगर धो पाएँ तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके साथ में जैसे ऊपर में अगर आप एस्बेस्टस का ये छत अगर लगा रखें सुकर के बाड़े में, तो एस्बेस्टस के ऊपर में भी आप कुछ पुआल जैसे सूखे चीज़ों का एक लेयर अगर आप बिछा देते हैं तो वहाँ से भी आपको तापमान नियंत्रण में काफ़ी सहायता मिलेगी। ये तो रही जो हम एक मैनेजमेंट के तौर पर जो कर सकते हैं। इसके साथ साथ में आपको खान पान की भी व्यवस्था को देखना पड़ेगा किसान भाइयों। आप अमूमन अगर हम लोग देखते हैं कि सुकरों में अनाज की बहुत अधिक मात्रा को यूज़ करते हैं, 50 से 60% तक हम लोग अनाज की मात्रा को जाते हैं, तो अनाज में तो कार्बोहाइड्रेट रहता है जिससे शरीर में ऊर्जा मिलती है। तो इस समय में जो सुकरों को या जो हमारे पशु हैं उन सबों को ऊर्जा की और अधिक ज़रूरत होती है। तो आप उसमें अनाज की मात्रा को जितना सामान्य तौर पे दे रहे हैं उससे कम 10 से 20% अनाज की मात्रा को आप बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा मिनरल मिक्सचर अगर आप 1% देते हैं, 0.5% दे रहे होंगे, तो आप वहाँ पर भी 0.5 to 1% का इंक्रीमेंट कर सकते हैं, मतलब बढ़ा सकते हैं उसको, प्रति सुकरों के हिसाब से उसको बढ़ा देते हैं। तो उसमें इस गर्मी के तनाव से लड़ने की क्षमता और ज़्यादा आती है। इसके साथ थोड़ी बहुत और अगर उसमें खान पान में व्यवस्था करना चाहते हैं तो उसमें जो मल्टीविटामिन्स होते हैं, जैसे विटामिन A, D, E3 का जो सिरप मिलता है, इसको आप प्रति सुकर 5 से 10 ml उसके उम्र तथा वजन के हिसाब से प्रतिदिन अगर आप देते हैं तो यहाँ से भी सुकरों में ये गर्मी से लड़ने की क्षमता थोड़ी विकसित होती है। इसके अलावा किसान भाइयों हम कहेंगे कि अगर आपके पास में कोई हरा चारा, जैसे अभी आप मकई भी अगर आपके पास उपलब्ध है या कंद मूल उस तरह के कुछ उपलब्ध हैं, तो दाना मिश्रण के अलावा उन सबों को भी मिला के देने पर हमें इस गर्मी के से बचाव की जो उपाय होते हैं उसमें से एक उपाय उसको भी आप कर सकते हैं। सर, हम झारखंड के परिवेश में अगर बात करें तो हमारे किसान भाई अगर अपना व्यवसाय अधिक लाभ के लिए अगर वो करना चाहते हैं तो झारखंड के परिप्रेक्ष्य में कौन सा उन्नत नस्ल का वो चुनाव कर सकते हैं सर, अगर हम सुकर की बात करें तो? जी हाँ किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे झारखंड प्रदेश के जो बाज़ार हैं वहाँ पर काले रंग के सुकरों की अधिक मांग होती है। तो ऐसे जो उन्नत सुकरों की जो उन्नत नस्लें हैं, इसमें अधिकतर विदेशी ब्रीड्स के होते हैं, जो जैसे लार्ज वाइट यॉर्कशायर या लैंडरेस, हैम्पशायर या ड्यूरोक, इस तरह का चीज़ों को हम लोग ले सकते थे। पर हम आपको झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा विकसित झारसुक नस्ल की जो सुकर है, ये झारखंड प्रदेश के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। इसका रंग काफ़ी काला होता है जो देसी नस्लों से मिलता जुलता होता है। इसका शरीर वृद्धि दर भी काफ़ी अच्छी होती है। अगर आप इसको अच्छी तरह से पोषण दें तो आप 5 से 6 महीना में इसे 50 से 60 kg बहुत आसानी से 50 से 60 किलो मांस आप ले सकते हैं। इनको जो बच्चे देने की क्षमता जो होती है ये भी काफ़ी अच्छी होती है, यानी कहें तो प्रजनन व्यवस्था जो होती है इनकी काफ़ी अच्छी होती है। ये एक बियान में कम से कम 10 से 12 बच्चे को जन्म देते हैं और मादा सुकरियों में दूध उत्पादन भी काफ़ी अच्छा होने के कारण इनके बच्चों में जो छौने होते हैं उनके मृत्यु दर भी काफ़ी कम होती है। तो किसान भाइयों, आप काले रंग के सुकरों को अगर चुना चाहते हैं तो इसमें झारसुक सबसे अच्छा होता है। इसके अलावा बंगाल के वहाँ पे जो कृषि विश्वविद्यालय है, विधानचंद्र कृषि विश्वविद्यालय, वहाँ से एक विकसित की हुई घुंघरू नाम के नस्ल है, उसको भी आप पाल सकते हैं। इसके अलावा रसियन चरमुखा या लार्ज वाइट यॉर्कशायर, न्यू हैम्पशायर, इस तरह के सुकरों को भी यहाँ पे पाल के आप काफ़ी लाभ कमा सकते हैं। सर, आप आएँ और हमारे किसान भाइयों को काफ़ी अच्छी जानकारी दी। उम्मीद है किसान भाइयों कि आपको इस जो भी जानकारी हमारे विशेषज्ञ ने दी है इसका आप अच्छे से लाभ उठाएंगे। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे। धन्यवाद किसान। तो देखा किसान भाइयों आपने, अगर थोड़ी सी बातों का हम ध्यान रखें तो हम अपने पशुधन को किसी भी मौसम में स्वस्थ रख सकते हैं। आज के कार्यक्रम में इतना ही। अगर आपको अपनी कोई बात हमें लिख भेजनी है तो हमारा पता नोट कर लें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834001।
अगले कार्यक्रम में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक दीजिए इजाज़त। जोहार, नमस्कार।